हे गाइस, मैं हूं राकेश अरोमारा और आपसे जैसा प्रॉमिस किया था वैसे ही मैं खबरें लाने की कोशिश कर रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट हो। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि लास्ट 2 दिनों में क्या हुआ। लास्ट 2 दिनों में देश में एक बहुत ही दुखद घटना हुई है जिसमें कि हमारी सेना के 3 लोगों की मृत्यु हो गई और उन 3 लोगों में जो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन्स इस ऑपरेशन के रहे, जो कि उग्रवादियों के साथ लड़ते हुए जम्मू एंड कश्मीर के अनंतनाग में मारे गए। उनके नाम हैं मनप्रीत सिंह, कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष और डीएसपी हुमायूं भट्ट। इनकी शहादत किसी भी तरह से बेकार नहीं जानी चाहिए। इसके लिए सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से जम्मू एंड कश्मीर में लगी हुई हैं, अनंतनाग के पास उन जंगलों में, ताकि उन 2 उग्रवादियों को किसी भी तरह से खदेड़कर मारकर इस ऑपरेशन को जल्दी से जल्दी क्लोज किया जाए। ये तो हमारी इंटरनल चीज़ है, लेकिन उस स्टेटमेंट्स का क्या किया जाए जहां पर कुछ नेता जैसे कि फारूक अब्दुल्ला अभी भी बात कर रहे हैं कि हमें पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। इसमें क्या बात करने का अभी भी कोई स्कोप है? ये तो वो जानते हैं या सरकार इस तरह के स्टेटमेंट्स को अब अच्छी तरह से समझने लग गई है और अपनी जो सरकार की नीति है उसके ऊपर पूरी तरह से कायम है। अब चलते हैं दूसरी खबरों की तरफ। एक बहुत ही अहम सेलिब्रेशन इस मंथ के एंड में देखा जाएगा और ये सेलिब्रेशन है आपके नेता राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा के वेडिंग फंक्शन का, जो कि ड्यू है सितंबर 23 और 24 में, और इसको एक बहुत ही धमाकेदार तरीके से इस वेडिंग के लिए आयोजन करा गया है उदयपुर में। इसकी रिसेप्शन होने के चांसेस हैं चंडीगढ़ और दिल्ली में। इसी तरह से अगर हम थोड़ा सा फिल्मों की तरफ रुक लें तो वैक्सीन वॉर ने अपने पोस्टर के बाद अब अपना ट्रेलर भी रिलीज कर दिया है। वैक्सीन वॉर विवेक अग्निहोत्री की एक और फिल्म है कश्मीर फाइल्स के बाद, जो कि काफ़ी रिसर्च करके बनाई गई है और इसमें ये दिखाने की शायद कोशिश की जाएगी कि किस तरह से इंडिया ने वैक्सीन बनाकर अपनी 130 करोड़ की पॉपुलेशन को वायरस से बचाने की कोशिश की है। और इंडिया की वैक्सीन की स्टोरी अभी भी बहुत लोगों को नहीं पता है। शायद ये मूवी वैक्सीन स्टोरी को कवर करने में सफल होगी, ये तो फिल्म आने के बाद पता लगेगा। लेकिन क्योंकि विवेक अग्निहोत्री के पिछले एंडेवर्स काफ़ी सक्सेसफुल रहे हैं तो उम्मीद की जाती है ये फिल्म भी एक नया आयाम लोगों के सामने लेकर आएगी। इसी तरह से हम एनएमसी के नेशनल मेडिकल काउंसिल की कुछ रिपोर्ट जो ईटी हेल्थ में पब्लिश हुई हैं उसके अनुसार करीब 1213 सीटें KEA ने बताई हैं कि अभी वेकेंट पड़ी हैं कर्नाटका में, 1213 MBBS सीटें। इसी तरह से 369 सीटें स्टेट एजुकेशन काउंसिल ने चेन्नई की बताया कि वो भी वेकेंट पड़ी हैं। इसी तरह से 450 सीटें करीब चेन्नई की डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में वेकेंट पड़ी हैं और 21 सीटें करीब मणिपुर की हिल काउंसिल स्टेट में मेडिकल कॉलेजेस में वेकेंट पड़ी हैं। इस तरह से वेकेंट सीट्स को फिलअप करने का कार्यक्रम जो है जल्दी ही शुरू होने वाला है। ये इन्फॉर्मेशन है हमारे उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि MBBS में एडमिशन लेने की कोशिश कर रहे हैं। जिस्म अगर सुंदर हो तो उम्र तो महज एक नंबर है, ये एक छोटी सी 2 लाइनें लिखी थी इस खबर के लिए, जिस खबर के तहत 1952 में मिस यूनिवर्स की जो प्रतियोगिता आयोजित होती है उसमें महिलाओं के लिए जो उम्र प्रेस्क्राइब की गई है वो मिनिमम 18 ईयर्स और मैक्सिमम 28 ईयर्स, यानी कि 18 और 28 उम्र के अंतर्गत की महिलाएं ही सिर्फ मिस यूनिवर्स या मिस यूनिवर्स के द्वारा दूसरे ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भाग ले सकती हैं। लेकिन अब उम्र की वो सीमा नहीं है, 28 के ऊपर वाली महिलाएं भी मिस यूनिवर्स में पार्टिसिपेट कर सकती हैं। ये एक बहुत ही अहम अनाउंसमेंट जो न्यूयॉर्क फैशन वीक में पिछले हफ्ते किया गया है और इसको
इसी साल से इम्प्लीमेंट करने का भी अनाउंसमेंट रहा है। तो अब बेफिक्र रहिए, 28 साल के बाद भी आप मिस यूनिवर्स या उसके एसोसिएटेड इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सरकारें जैसे भी हो, लेकिन अच्छे अच्छे काम तो सभी लोग करते हैं। पटना के जू से एक इंफॉर्मेशन आई है कि बिहार सरकार ब्लाइंड्स के लिए पटना जू में एक ब्रेल कॉरिडोर बनाने की तैयारी कर रही है। इस ब्रेल कॉरिडोर के थ्रू जो अंधे व्यक्ति हैं उनको भी जू देखने में सहायता मिलेगी। वहाँ पर एक ब्रेल लाइब्रेरी भी होगी और ब्रेल इंफॉर्मेशन सिस्टम होगा जो ब्लाइंड या अंधे लोगों को देखने में, जू का आनंद लेने में सहायता देगा। ये अपने आप में एक बहुत ही अनोखी पहल है जो कि शायद एशिया में सेकंड मानी जाती है। हालांकि अगर पॉलिटिकल फ्रंट पर देखें तो इंडी अलायंस में एक घोषणा की गई है जिसके तहत करीब 14 न्यूज एंकर्स का बायकॉट किया जाएगा। ये 14 न्यूज एंकर्स जो हैं ये नॉन टीवी न्यूज चैनल्स से बिलोंग करते हैं और इन 14 न्यूज एंकर्स के जो नाम हैं उनमें इंक्लूड हैं अमन चोपड़ा, आमिश देवगन, आनंद सिम्फन, सुधीर चौधरी, चित्रा त्रिपाठी, रूबिका लियाकत, गौरव सावंत, शिव अरूर, प्राची पाराशर, नविका एंड सुशांत सिन्हा। ऐसा अपनी एक अनाउंसमेंट में इंडी अलायंस ने कहा है, लेकिन इसका ऑब्जेक्टिव पूरी तरह से क्लियर नहीं है कि वो क्यों इस तरह के बॉयकॉट इन टीवी एंकर्स के लिए कर रहे हैं। आरबीआई भी काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लोगों के लिए लाता है और बहुत एक्टिव तौर पर कुछ टाइम से काम कर रहा है। आरबीआई ने अपनी नई गाइडलाइंस बैंक्स को दी हैं रिगार्डिंग होम लोन्स। अब होम लोन्स के लिए आप अपने बैंक में जा सकते हैं और वहाँ पर क्योंकि फ्लोटिंग जो होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो चेंज होता रहता है, तो इसमें एक ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी और ज़्यादा कस्टमर फ्रेंडली अप्रोच के तहत ये पहल ली गई है। इसमें होम लोन कस्टमर को ये ऑप्शन होगी कि वो अपने फ्लोटिंग रेट से फिक्स्ड रेट की तरफ शिफ्ट हो सकता है या फिक्स्ड से फ्लोटिंग की तरफ शिफ्ट हो सकता है। इसी तरह से उसको ये ऑप्शन होगी कि वो फ्लोटिंग रेट में अपने लोन के टेन्योर को बढ़ा सकता है या अपने ईएमआई के जो मंथली ईएमआई है उसके अमाउंट को भी रेज कर सकता है। सो ऐसी ऑप्शंस के लिए होम लोन लेने वाले कस्टमर्स को कुछ सुविधाएं दी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो दिल्ली की जो पॉलिसी है एयर को क्लीन करने के लिए जो एफर्ट्स किए जा रहे हैं उसमें जो क्रैकर के ऊपर जो बैन करने की पॉलिसी है उसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा, कोई भी इंटरवीन नहीं करेगा और क्रैकर पॉलिसी को बैन करने में सुप्रीम कोर्ट जो है इसको और सहायता करेगा। इसी तरह से आरबीआई ने अपने बैंक्स को इंस्ट्रक्ट किया है, ये एक बहुत अच्छी पहल है आरबीआई की तरफ से कि जिन लोगों ने बैंक से लोन लिया है और उस लोन का अमाउंट पूरी तरह से क्लियर कर दिया है तो उनके डॉक्यूमेंट्स, जो प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स बैंक के पास प्लेज किए जाते हैं वो 30 डेज के अंदर अपने उन लोन के कस्टमर्स को जिन्होंने चुका दिया है वापस करना पड़ेगा 30 डेज में। अगर 30 डेज में बैंक किसी वजह से उन डॉक्यूमेंट्स को अपने कस्टमर को नहीं दे पाता है तो उसके बैंक के ऊपर 5,000 रुपए पर डे के पेनल्टी का प्रावधान किया गया है। ममता बनर्जी अपनी स्पेन और दुबई की ट्रिप पर गई हुई हैं और वहाँ पर उनकी कुछ वीडियो काफ़ी वायरल हुई है जिसमें वो जॉगिंग कर रही हैं चप्पल और साड़ी पहनकर। इसी तरह से दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उनकी मुलाकात श्रीलंका के प्रेसिडेंट के साथ हुई। तो प्रेसिडेंट ने पूछा क्या आर यू द फेस ऑफ इंडिया अलायंस, तो उनका आंसर था कि अगर मुझे सपोर्ट करे तो यस आई कैन बी। पार्लियामेंट की एक स्टैंडिंग कमेटी सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस के अंडर में नए बिल के जो नया बिल आ रहा है आईपीसी और कानूनों को चेंज करने के लिए
जिसका नाम है भारतीय न्याय संहिता बिल 2023 एंड भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, जिसमें बहुत सारे कानूनों को चेंज करके इन संहिताओं के तहत इम्प्लीमेंट करने की बात की गई है। तो ये स्टैंडिंग कमेटी अपनी रिपोर्ट जल्दी से जल्दी पब्लिश करेगी, लेकिन विपक्ष का मानना है कि इस रिपोर्ट को इन जजेस के अलावा इन एक लिस्ट दी है 16 लोगों की, ताकि जो डोमेन एक्सपर्ट्स हैं उनकी भी राय ली जाए इसको फाइनल इम्प्लीमेंटेशन से पहले। इसकी जो नेक्स्ट मीटिंग है वो 22 और 23 सितंबर को ड्यू है, और उसके बाद ये बिल जो है पेश किया जाएगा। इसी तरह से स्पेशल सेशन जो कि 18 सितंबर से प्लान किया जा रहा है, जिसको कि सरकार ने अनाउंस किया था कुछ समय पहले, उसका एक एजेंडा विपक्ष के लोगों को दिया गया है और इस एजेंडा पर अभी कई सारे डिस्कशंस चल रहे हैं और देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ई जुडिशियल सिस्टम के लिए, ई कोर्ट्स के लिए करीब 7,200 रुपये का अप्रूवल दे दिया है, जिसके तहत ई कोर्ट्स के डिजिटाइजेशन में और तेज़ी आएगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये इन्फॉर्म किया है कि उसने अपने सारी प्रोसीडिंग्स और सारे पेंडिंग केसेस के स्टेटस सबको ऑनलाइन कर दिया है, अप टू डेट कर दिया अब तक रियल टाइम डेटा की फॉर्म में, और उनके पोर्टल पर एक डिफाइंड पोर्टल है जिस पर ये इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम अपडेट होती रहेगी और लोगों को जल्दी ही अपडेटेड इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। सुप्रीम कोर्ट की इस पहल को बहुत ज़्यादा सराहा जा रहा है और बाकी के कोर्ट्स के लिए जो अलग अलग स्टेजेस पर हैं वो काम चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को डायरेक्शन दी है कि वो एक पॉलिसी और एक गाइडलाइंस फ्रेम करें, ताकि किसी भी क्रिमिनल केस के ऊपर अगर कोई मीडिया को रिपोर्टिंग करनी हो तो वो गाइडलाइंस के तहत हो। इस मीडिया गाइडलाइंस को बनाने के लिए 1 महीने का टाइम दिया कि वो अपने डीजीपीस को कांटेक्ट करें, उनके साथ विचार विमर्श करें, और उसके बाद 3 महीने का टाइम दिया गया कि 3 महीने के अंदर अंदर वो रिपोर्ट और अपनी पॉलिसी को दे, ताकि मीडिया ट्रायल ना हो सके और बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन जो मतलब आनन फानन में दे दी जाती है, पुलिस के द्वारा मीडिया को उसको रोका जा सके। होम मिनिस्ट्री हमेशा एक FCRA का लाइसेंस NGOs को देती है और इस लाइसेंस के तहत फॉरेन कंट्रीब्यूशन को या डोनेशंस को NGOs अपने अकाउंट्स में लेती है। 2021 में ऐसी बहुत सारी इरेगुलरिटीज़ को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जब ऑब्जर्व किया तो उन्होंने कई सारी NGOs के FCRA लाइसेंसेस कैंसिल कर दिए। ये करीब 100 NGOs थी जिनके FCRA लाइसेंसेस कैंसिल हो गए और डेट, अगले रिन्यूअल की डेट दी गई सितंबर 30, 2023। इस सितंबर 30, 2023 की रिन्यूअल डेट के आने से पहले ही जिन NGOs के FCRA लाइसेंसेस कैंसिल किए गए हैं उन NGOs के नाम हैं बाल रक्षा भारत, सेव द चिल्ड्रन NGO, श्रीनिवास मल्लैया मेमोरियल एंड सेवा। इसके पहले जब 100 NGOs के कैंसिल किए गए थे लाइसेंस, उसी टाइम पर जिन NGOs के लाइसेंसेस कैंसिल किए गए हैं उनका नाम था YWCA, राजीव गांधी फाउंडेशन एंड राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट। सितंबर 2016 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने करीब 56 ट्रांसपोर्टेशन एयरक्राफ्ट C295 का स्पेन को ऑर्डर किया था, जिनकी टोटल कीमत 21,935 करोड़ थी। इसका पहला डिलीवरी, फर्स्ट एयरक्राफ्ट हैज़ बीन टेकन ओवर बाय एयर चीफ मार्शल एयर चौधरी। अभी 16 विमान इंडिया में
और आएंगे स्पेन की तरफ से, जबकि 40 एयरक्राफ्ट का प्रोडक्शन इंडिया में ही होगा अंडर द स्कीम ऑफ मेक इन इंडिया। और इन 40 विमानों को बनाने के लिए जिस कंपनी को अपॉइंट किया गया है वो है टाटा ग्रुप की कंपनी। और ऐसा माना जाता है कि असेंबली लाइन वडोदरा में काम करेगी और अभी जो प्लेन्स आएंगे वो भी वडोदरा एयरबेस पर ही आएंगे। आईफोन 15 अब तक अपने लोअर मॉडल्स का प्रोडक्शन इंडिया में शुरू कर चुका है। फॉक्सकॉन ने अपनी एक स्टेटमेंट में बताया है कि फर्स्ट टाइम मेड इन इंडिया आईफोन वर्ल्ड में लॉन्च किया जा रहा है। हालांकि उनका ये प्लान है कि आईफोन 15 प्लस का मॉडल दिसंबर तक लॉन्च कर दिया जाएगा इंडिया की बनी हुई फैक्ट्री में। और ये इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन है कि मेक इन इंडिया आईफोन वर्ल्ड मार्केट में जा रहे हैं। इसी तरह से टेस्ला ने भी कहा है कि वो अपने प्रोडक्शन का इंपोर्ट डबल कर देगा इंडिया से। ये एक और पहल है मेक इन इंडिया को थोड़ा सा मजबूत बनाने की तरफ। ब्लू डार्ट ने अपनी एक डिलीवरी आर्म का नाम, डिलीवरी सर्विस का नाम भारत डार्ट कर दिया है। ये चेंजेस अभी कुछ दिन पहले ही अनाउंस किए गए हैं। प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम को गवर्नमेंट ने लैपटॉप इंडस्ट्री के लिए, इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंट्रोड्यूस किया था और इस स्कीम के तहत करीब 17,000 करोड़ का फंड एलोकेशन किया गया था। और इस फंड के तहत लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही होगी और ऐसा माना जाता है किसी भी टाइम पर इंपोर्ट लाइसेंस इफेक्टिव हो जाएगा। 40 कंपनीज ने इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए अंडर द स्कीम ऑफ PLI 2.0 अपना प्रपोजल दिया है और इस प्रपोजल में करीब 23,000 करोड़ की ज़रूरत पड़ेगी। हालांकि पहला एलोकेशन 17,000 करोड़ का ही दिया गया था। इंडिगो बहुत ही जल्दी अपने सेफ्टी और सिक्योरिटी मेजर्स के तहत अपने पायलट्स को एक वियरिंग गैजेट देगा जो कि रिस्ट गैजेट होगा और ये गैजेट स्टडी करता रहेगा फैटीग स्टडी यानी कि थकावट की स्टडी और अलर्टनेस ऑफ द पायलट्स। ये फ्लाइट से पहले और फ्लाइट के बाद का डेटा वियरिंग गैजेट्स ट्रांसपोर्ट करती रहेंगी और इस डेटा के तहत पायलट्स की हेल्थ को असेस किया जाएगा ताकि आने वाले समय में कोई भी सिक्योरिटी थ्रेट पायलट की हेल्थ की वजह से ना रहे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कुछ समय पहले इंडिगो का ही एक पायलट ड्यूटी के दौरान नागपुर एयरपोर्ट पर बेहोश हो गया था और सबसिक्वेंटली उसकी डेथ भी हो गई। ईडी ने अपने इन प्रोसेस के थ्रू अभिषेक बनर्जी को करीब 9 घंटों तक क्वेश्चनिंग की और ये स्कूल जॉब स्कैम के तहत। कोटा में करीब 23 स्टूडेंट्स की सुसाइड हो चुकी है। अभी रिसेंटली पिछले हफ्ते एक स्टूडेंट की सुसाइड के बाद ये मामला काफ़ी गरमाया रहा मीडिया में और इसके बहुत सारे पहलू हैं और उन पहलुओं पर समाज को, सरकार को और स्टूडेंट्स के परिवार वालों को बहुत काम करने की ज़रूरत है, तभी शायद ये सुसाइड पर कुछ कंट्रोल आ सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1650 करोड़ का एलोकेशन दिया है पीएम उज्ज्वला योजना के तहत ताकि 75 लाख लोगों को सिलेंडर दिया जा सके। ये पीएम की उज्ज्वला योजना काफ़ी टाइम पहले से ही काम कर रही है। लैंसेट कमीशन ने एक रिपोर्ट दी है जिसमें यह कहा गया है कि ट्यूबरकुलोसिस के दौरान मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है और उस संख्या में करीब 33% लोग सिर्फ इंडिया से हैं। ऐसा रिपोर्ट किया गया कि 5.04 लाख जो डेथ्स हुई हैं वो सिर्फ इंडिया से ही हुई हैं और इसके ऊपर एक काफ़ी रिसर्च और काफ़ी एक्टिव प्रोविजंस इंडिया में ऑलरेडी चल रहे हैं, लेकिन शायद इसको एक आई ओपनर के तौर पर इंडिया लैंसेट की ये रिपोर्ट
चीज़ों को दोबारा देखने के लिए मजबूर करेगी। लैंसेट ने अपने लैंसेट एक बहुत ही वेल नोन, वेल रेपुटेड जर्नल है मेडिकल साइंस का, और लैंसेट ने अभी रिसेंटली एक अनाउंस किया है कि ये अपना प्रकरण या जर्नल हिंदी में पब्लिश करना शुरू करेगी। हालांकि पहले इनकी पब्लिकेशंस जो हैं 3 अलग लैंग्वेजेस में, जिसमें से कि स्पेनिश, इंग्लिश हैं, और ये शायद हिंदी इनकी चौथी लैंग्वेज होगी। नीपा के 5 केसेस केरला में रिपोर्ट किए गए हैं और करीब 9 पंचायत ऑलमोस्ट लॉकडाउन कंडीशन में आ गई हैं। 789 लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है एज ए कॉन्टैक्ट पर्सन्स टू दीज पेशेंट्स, और इन पेशेंट्स के साथ जिस हेल्थ वर्कर्स ने काम किया गया है। इन सब 789 पर्सन्स के सैंपल्स लिए जा रहे हैं और ऐसा जानने की कोशिश की जा रही है कि कोई और भी नीपा से इन्फेक्टेड लोग शायद मिल सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि नीपा का वायरस का ट्रांसमिशन फ्रूट बैट से हुआ। कुछ फ्रूट्स के जो कि बैट के द्वारा कट किए गए हैं या खाने की कोशिश की गई है, उन फ्रूट्स के सैंपल्स भी लिए गए हैं। ICMR NIV की एक स्पेशल टीम रवाना कर दी गई है कोझिकोडे की तरफ, ताकि इन चीज़ों को आइडेंटिफाई किया जा सके और कंट्रोल किया जा सके। केरला गवर्नमेंट बहुत एक्टिवली इन पहलुओं पर काम कर रही है। आजम खान के ऊपर फिर से IT सर्चेस का प्रकोप आ गया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने करीब 81 जगहों पर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आजम खान और आजम खान के कुछ बहुत करीबी लोगों के ऊपर यूपी और MP में उनकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर सर्च की है, और ऐसा माना जाता है कि करीब 81 केसेस आजम खान के ऊपर ऑलरेडी चल रहे हैं, और इसमें ज़्यादातर केसेस लैंड ग्रैबिंग, चीटिंग एंड ट्रेसपैसिंग के हैं। फॉर्मर प्रेसिडेंट कोविड की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है, और वो कमेटी जो है वन नेशन वन इलेक्शन की पॉसिबिलिटीज़ के ऊपर काम कर रही है। इसमें 8 मेंबर्स और भी हैं। इस कमेटी का ये ध्येय है कि ये पॉसिबिलिटी तय करे कि वन नेशन वन इलेक्शन की क्या लॉजिस्टिक्स रहेंगी, क्या इसके पॉलिटिकल रेमेडीज़ रहेंगी। इसी तरह से इस कमेटी की जो अगली बैठक है वो अभी सितंबर में ही प्लान की गई है, और उम्मीद करते हैं कि शायद 2024 का इलेक्शन इस वन नेशन वन इलेक्शन से प्रभावित होने वाला नहीं है, क्योंकि इस इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन करने की प्रक्रिया के बहुत सारे पहलू हैं जिनके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, और शायद इस कमेटी को इस चीज़ को इवेल्युएट करने में काफ़ी टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट टाइम इस तरह की कोशिश की जा रही है। वन नेशन वन इलेक्शन के पहले भी 1962, 1967 और 1957 में वन नेशन वन इलेक्शन के तहत इलेक्शंस किए गए थे। हालांकि कंट्री का पहला इलेक्शन 1952 वाला भी वन नेशन वन इलेक्शन की प्रोसीडिंग्स के अंतर्गत हुआ था। अब दोबारा इस टाइप की पॉसिबिलिटी को आज की सिचुएशन में इम्प्लीमेंट करने के लिए ये कमेटी काम कर रही है। 2019 में भी प्रधानमंत्री मोदी ने एक मीटिंग को एड्रेस किया था वन नेशन वन इलेक्शन करवाने के लिए, पहल लेने के लिए। उस मीटिंग में हालांकि नीतीश, फारूक अब्दुल्ला, मुफ्ती मोहम्मद सईद, नवीन पटनायक, सुखबीर सिंह बादल, ऐसे बहुत सारे नेता थे, लेकिन कांग्रेस, NCP और TMC ने उस टाइम पर उस मीटिंग में जानबूझकर पार्टिसिपेट नहीं करा था। सो इस कमेटी की जब रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही कुछ सामने आएगा।
बुध इंटरनेशनल सर्किट पर मोटोजीपी भारत अपने इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रही है। ये इवेंट 22 और 24 सितंबर को बुध इंटरनेशनल सर्किट ग्रेटर नोएडा में किया जाएगा। इसके लिए ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने ऑलरेडी 3.5 करोड़ एलोकेट किए हैं और एक एडिशनल सम ऑफ 8 करोड़ का दिया गया है ताकि मोटोजीपी काफ़ी सक्सेसफुली हो सके और अगले आने वाले सालों में ये इवेंट जो है हर साल कंटिन्यू किया जा सके। इन खबरों के साथ ये आज का अंक यहाँ पर समाप्त करते हैं और खबरें लेकर आएंगे। मंडे तक इंतज़ार कीजिए और आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। हो सकता है कि कौन सी खबर किसके काम आ जाए ये पता नहीं, लेकिन बहुत अच्छा लगेगा अगर हमारी एक भी खबर किसी के काम आती है, हमारी एक भी इंफॉर्मेशन किसी को कहीं ना कहीं हिट कर सकती है। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को ग्रो करने में हेल्प कीजिए। थैंक्स अ लॉट।